क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, हर शख्स चाहता है कि इसके घर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर खुशगवार रहे। वो अपनी मर्जी के मुताबिक घर का टेम्परेचर गर्म करे, सर्द करे, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके ताकि अपने घर को मौसमी शिद्दत से महफूज रख सके। आप भी चाहते होंगे कि आप भी अपने घर को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रख सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने घर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक कूलिंग और हीटिंग सिस्टम को ठीक से इंस्टॉल करवाएं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब जानने की ये ज़रूरत है कि डोमेस्टिक कूलिंग और हीटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज तामीरीजी के प्लेटफॉर्म पर जिन एक्सपर्ट को हमने इनवाइट किया है वो हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हबीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें ये बताइएगा कि हम अपने घर के मौसम को खुशगवार रखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे? जी मोहतरमा, अपने घर के मौसम को खुशगवार रखने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में शदीद ठंड होती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज़ करते हैं जिसको हम डोमेस्टिक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो सर इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीज़ हैं, जिसमें पहली किस्म आ जाती है स्प्लिट एसी सिस्टम है, फ्लोर स्टैंडिंग पोर्टेबल एसी सिस्टम है, सेंट्रल एयर कंडीशनर है, और एक इसमें टाइप आती है जियोथर्मल जो सिस्टम है उसकी, जो कि लॉन्ग लाइव है और इसकी रनिंग कास्ट बिल्कुल नहीं है और इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सर हमें सेंट्रल एसी के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं? जी, सेंट्रल एसी सिस्टम मार्केट में ऐसा सिस्टम है जिसकी एक समझ लें कैपिटल कास्ट तो है, लेकिन रनिंग कास्ट जो है वो बहुत कम है। हम उसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक वीआरएफ सिस्टम है। अच्छा। जो कि डक्टेड भी होता है और नॉन डक्टेड भी होता सर है। ये वीआरएफ स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक अच्छा, है। इसको वीआरएफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आउटडोर यूनिट एक होता है और ये आगे नंबर ऑफ डिफरेंट इंडोर यूनिट से कनेक्ट होता है। इसमें कॉपर पाइपिंग इन्वॉल्व होती है, इसमें डक्टेड है तो डक्ट इन्वॉल्व होगी, और इसके साथ इसकी इंडोर की जो हमारी लाइंस हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर की, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे मैं दो तीन बातें बताता चलूँ जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम इंडोर और आउटडोर इंस्टॉल कर रहे हूँ सेंट्रल एसी सिस्टम में, तो उनकी जो प्रॉपर लेंथ है उसका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अगर डक्टेड है तो डक्ट की प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा इसमें कॉपर पाइप्स जो है उनकी भी प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी पावर्स की केबल्स हैं जो कि इंडोर की तरफ जा रही हैं और या आउटडोर की तरफ जा रही हैं, तो उसको हम प्रॉपरली इंस्टॉल करें ताकि कहीं पे अगर हमारी ये कॉपर पाइपिंग में सीपेज होती है तो उससे हमारी जो पावर केबल है वो डिफेक्ट ना हो या हमारा कोई एक्सप्लोजन ना हो सके, कल को कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके या डिफरेंट यानी कि कोई आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए उससे बेहतर है कि हम इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें। और इसके लिए मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप एक प्रॉपर जो पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन है, या तो एक कंट्रैक्टर को हायर करें या एक प्रॉपर टेक्नीशियन को हायर करें अपने घर के अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। सर ये तो हो गई बात एयर कंडीशनिंग। ये सर हीटिंग सिस्टम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जी, ये जितना भी आपको मैंने बताया ये सारा मोस्टली एयर कंडीशनिंग के हवाले से था, यानी कूलिंग सिस्टम के हवाले से था। अब अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में इन्वर्टर एसीज मौजूद हैं जो कि सर्दियों में हमें हॉट एयर देंगे और गर्मियों में कूल एयर, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाइब्रिड एसीज हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे एक और मार्केट में जो इन है सिस्टम, वो है जियोथर्मल सिस्टम। अच्छा। हाँ, जियोथर्मल सिस्टम जो है वो बहुत रिलायबल है इस वक्त मार्केट में और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी कोई रनिंग कास्ट भी इतनी नहीं है। सर ये जियोथर्मल का आपने जिक्र किया, सर इसको ज़रा डिटेल में बताइएगा हमें, इसके लिए क्या टेक्निकलिटीज चाहिए या ये कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ होता है? जी, जियोथर्मल सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। एक इसको हम बोलते हैं हीट सोर्स, हीट सिंक और हीट एक्सचेंजर। अच्छा। अगर हम बात करें सर्दियों में, तो सर्दियों में जो हीट सोर्स है ना वो हमारा अंडरग्राउंड अर्थ है, यानी हम अर्थ से हीट लेते हैं, क्योंकि
बिलो द ग्राउंड टेम्परेचर हाई होता है कंपेरेटिवली, तो हमारा हीट सोर्स वो है। और आगे सिस्टम में हीट एक्सचेंजर होता है, वो हीट एक्सचेंजर के साथ हमारा जो इसमें हीट सिंक है वो है हमारे घर की डिस्ट्रीब्यूशन। हम ग्राउंड से अंडर द ग्राउंड अर्थ से हीट लेके उसको हम अपने घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हो गया एक सिस्टम सर्दियों में कि हमने हीट अर्थ से ली और घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपने टेम्परेचर को अपने हिसाब से खुशगवार कर लिया। अब अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों तो हमें ठंडी हवा चाहिए या ठंडा मौसम चाहिए, तो इसके लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं। सर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक एसी जो एक सेंट्रल एसी है या जियोथर्मल है, इनको इंस्टॉल करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम सेंट्रल एसी या स्प्लिट एसी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उनकी लेंथ प्रॉपर हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ 3-4 बातें और हैं जो कि हमें जहन में रखनी चाहिए। बहैसियत मालिक हमें जब हम अपना सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो हमें रीचेक भी करना चाहिए। उसमें एक ये है कि जब हमारा एसी सिस्टम इंस्टॉल हो रहा हो तो उसकी जो अगर इंडोर की बात करें तो इंडोर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसको प्रॉपर एयर का फ्लो मिले, यानी इतना ना हो कि सीलिंग के साथ कंजेस्टेड हो, वहाँ पे एयर फ्लो उसका गैप होना चाहिए। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वाल से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि एयर पास मिले उसको, एयर फ्लो करे। दूसरा इसमें एक चीज़ ये मद्देनजर रखनी चाहिए इंडोर के हवाले से कि जो अब आपका फर्श है यानी कि जो फ्लोर है उससे जो हाइट है मिनिमम वो 7 से 8 फीट होनी चाहिए। यानी कि फ्लोर से इंडोर यूनिट तक की जो हाइट है वो मिनिमम 7 से 8 फीट होनी चाहिए। मतलब सीलिंग से भी गैप होना चाहिए और नीचे से भी गैप, प्रॉपर हाइट होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर यूनिट ऐसी जगह में इंस्टॉल होना चाहिए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े उसके ऊपर। अच्छा, मोस्टली यही कहा जाता है कि देखें जो सनलाइट है वो यानी ईस्ट से वेस्ट सूरज जाता है तो हम उसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट ना रखें, डिफरेंट कर दें, यानी कि उसको नॉर्थ साउथ कर दें ताकि उसकी डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और इसको हम ऐसी जगह पे आउटडोर के इंस्टॉल करें जो कि रिजिड सरफेस हो ताकि वाइब्रेशन ना हो। एक ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगह पे भी इंस्टॉल ना करें कि जहाँ पे डायरेक्ट पानी ऊपर पड़ रहा हो, यानी बारिश अगर डायरेक्ट पड़ती है या वैसे कहीं पे ड्रेनेज है तो उसका पॉइंट ऊपर डायरेक्ट पानी यानी कि डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े और डायरेक्ट वाटर भी उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता दूं इंडोर के हवाले से कि इंडोर की वाल भी ऐसी होनी चाहिए जो कि उसका लोड बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके। अच्छा, दूसरी मैंने पहले भी बात की कि पावर केबल्स और हमारी कॉपर पाइपिंग इंस्टॉल है, इन्वॉल्व है इसमें सेंट्रल एसी में या स्प्लिट एसी में, तो इसकी एक तो लेंथ बराबर होनी चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये तीनों चीजें जा रही होंगी, यानी पावर केबल होगी, साथ में कॉपर पाइपिंग होगी, साथ में इसकी ड्रेनेज होगी जो कि इसका कंडेंसेट ड्रेन पाइप है, तो इनकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा मिसहैप ना हो, पानी की सीपेज हो या लीकेज हो या पावर केबल कोई डैमेज हो जाए कि हमारे लिए कल को कहीं एक्सप्लोजन हो या हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक हो गया सर। इन तमाम टूल्स के अलावा कोई और टूल भी है जो हमें यूज करने चाहिए जिससे हम अपने टेम्परेचर घर का कंट्रोल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं? बिल्कुल और भी है। वो देखें, एक तो ये है एयर कंडीशनर सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम भी इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हीटिंग सिस्टम भी होता है। दूसरा, मार्केट में कूलिंग के लिए यानी कूल एयर के लिए एयर कूलर्स भी मौजूद हैं जिनको इवेपोरेशन कूलर भी कहते हैं और उर्फ आम में स्टेडियम कूलर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि हम अपना कूलर को यूटिलाइज करते हैं, चाहे उसको हम विंडो में लगा लें, चाहे हम अपने फ्लोर स्टैंडिंग लगा लें। अच्छा, उसको ना एज ए सेंट्रलाइज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 से 2 रूम में भी हम आगे डक्ट लगा के, फ्लेक्सिबल डक्ट लगा के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 2-3 रूम के लिए हम एक कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में ये अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है जो कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर का सबसे बड़ा यानी कि एक डिफरेंस आता है कि एयर कंडीशनर में ह्यूमिडिटी नहीं क्रिएट होती। लेकिन जब आप एयर कूलर यूज करते हैं तो मोस्टली जुलाई अगस्त में जब आपकी ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता है तो आपके कमरों में जो है ना ह्यूमिडिटी लेवल इस एयर कूलर से भी बढ़ने लग जाता है। तो उसके लिए मार्केट में डी ह्यूमिडिफायर मौजूद हैं। अच्छा। आप अपने इस एयर कूलर के साथ डी ह्यूमिडिफायर यूज करें, वो आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल कर लेगा और आपका जो मौसम है, जो आपका रूम का एनवायरनमेंट है वो डेंस नहीं होगा या ह्यूमिडिटी नहीं होगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि जो एयर कूलर्स हैं वो प्रॉपर ऐसी जगह पे हो जहाँ वेंटिलेशन हो। ठीक है। यानी वेंटिलेशन हो, बंद ना हो। अगर वेंटिलेशन होगी तो ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो जाएगी, उससे भी कंट्रोल हो जाएगी ताकि हवा की क्रॉसिंग रहे और हब्स ना हो बीच में। बिल्कुल ऐसे।
जी सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी डिटेल्स में हमें तमाम एक्सप्लेनेशंस दी हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको डोमेस्टिक कूलिंग और हीटिंग सिस्टम से मुतालिक तमाम टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। इन तमाम टेक्निकलिटीज़ को, इन तमाम जो मशवरे आपको दिए गए हैं, इनको अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप अपने घर को मौसमी शिद्दत से महफूज रख सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।